हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर स्मार्ट लर्नर। माय नेम इज़ प्रशांत। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। क्लास 10 सीबीएसई का हमने एक टेस्ट लिया था संडे 6 मार्च को। उसके सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते जाएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए देख रहे हैं। सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन। If the 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, show that 25th term of the AP is 0. ओके, तो ये चैप्टर नंबर 5 AP का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोला है कि 10 टाइम्स 10th टर्म। अभी आपको पता है 10th टर्म को हम A10 से डिनोट करते हैं। 10 टाइम्स बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 10 टाइम्स 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म। ओके, चलो तो इसके आगे हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। A10 का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे अगर यहाँ पे आप 10 पुट करोगे तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा। एंड A15 का मतलब होगा A प्लस 15 माइनस 1 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 14D। तो A10 का मतलब हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 9D इक्वल टू 15 इंटू A प्लस 14D। ओके, अब ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10A प्लस 90D इज इक्वल टू 15A प्लस 15 इंटू 14 अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5 4 जा 20, देन 4 1 जा 4, 5 4 जा 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, मतलब ये हो जाएगा 9, देन 1 1 जा मतलब ये हो जाएगा 0, 2 प्लस 9 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 210D। अब एक तरफ आप ए को लेके जाओ और डी को भी उसी तरफ लेके जाएंगे। हम इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 15A माइनस 10A प्लस 210D माइनस 90D। तो ये 15 माइनस 10 हो जाएगा 5A, 210 माइनस 90 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120D। 120D। अब आप इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हो तो 0 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में आएगा A प्लस 24D। 5 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू A प्लस 24D। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि 25th टर्म ऑफ AP इज 0। तो अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखोगे तो ये A25 जैसा ही दिख रहा है। ये आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। A25 का मतलब क्या होगा? A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24D। तो ये 0 इज इक्वल टू A प्लस 24D को मैं A25 लिख सकता हूँ। और यही चीज हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि 25th टर्म जो भी है वो 0 है। तो ये यहाँ पे हमने 0 इसको प्रूव कर लिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और वाले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि सेकंड और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, 102 और 998 के बीच में हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 2 से भी डिविजिबल होगा और जो 5 से भी डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 ये सारे नंबर होते हैं। और कोई भी नंबर जब 5 से डिविजिबल होता है मतलब उसके यूनिट प्लेस पे या तो फिर 5 आता है या तो फिर 0 आता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे यूनिट प्लेस पे 0। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, जैसे कि ये 10, तो ये 10 2 से भी डिविजिबल है और यही 10
5 से भी डिविजिबल है। तो हमें ऐसे ही नंबर देखने हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। और हमें क्वेश्चन में लिमिट दे दी है, 102 से स्टार्ट करना है और 998 हमारी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो हम यहीं पे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम यहाँ पे एपी बना देंगे। एपी क्या होगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 102 के बाद पहला नंबर होगा हमारा 110। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पे 0 लिखा है मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। 110। नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 120, देन 130। ऐसे ही हमारा लास्ट नंबर होगा 990। ठीक है, क्योंकि हम 1000 नहीं ले सकते क्योंकि हमें अपर लिमिट बोला हुआ है 998, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये हमें एपी मिल चुका है। अब एपी में से क्या क्या हमें चीजें मिल रही है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मिलेगा 110, कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा 10, और ये ए एन जो है ये होगा हमारा लास्ट टर्म, ए एन इज इक्वल टू 990। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू भी है। तो हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल नंबर्स, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं 102 और 998 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब हमें क्वेश्चन में एन ही फाइंड करना है। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा था सेम फॉर्मूला में यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें गिवन है 990, ए हमारे पास है 110, प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 10। ये 990 110 माइनस हो जाएगा 110 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 10। तो 990 माइनस 110 अगर आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 880 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 10। 10 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 880 डिवाइडेड बाय 0, 0 कट, 880 डिवाइडेड बाय 10, 0 कट, n माइनस वन। तो फाइनली n का आंसर आ जाएगा 89। मतलब फाइनल आंसर हमारा ऐसा होगा कि देयर आर एट 89 natural numbers, there are 89 natural numbers which are divisible, which are divisible by 2 and 5 both, 2 and 5 बोथ, दोनों से डिविजिबल है। ये 89 हमारा आंसर आ गया। वही पूछा है क्वेश्चन में कि कितने नंबर्स हैं जो 102 और 998 के बीच में 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डिटरमाइन डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू determine the positive value of k for which equation x square plus kx plus 64 equal to 0 and x square minus kx plus k equal to 0 will both have real and equal roots। दो इक्वेशन गिवन है हमें। पहला इक्वेशन लिखा हुआ है x square plus kx plus 64 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब ऐसा बोल ही दिया हुआ है कि दोनों के रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो हमें ये पता है कि जब भी रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हो जाता है 0, कैपिटल डी का आंसर हो जाता है 0। कैपिटल डी का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कैपिटल डी का ये फॉर्मूला है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहाँ पे a का मतलब क्या होता है, a स्मॉल a का मतलब ये होगा जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होता है वो। तो हमारे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 1। स्मॉल b का मतलब क्या होता है, जो हमारा x वाला टर्म है उसके आगे जो लिखा होता है वो वाला हमारा b होगा। तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, x के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो होगा हमारा b। तो ये होगा हमारा प्लस k, और c का मतलब होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट का आंसर है 64। c इज इक्वल टू 64।
अब ये ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बी स्क्वायर, तो मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे के स्क्वायर माइनस 4 × 1 इंटू सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 64 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 64 फोर जा अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 256 इक्वल टू 0। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू 256, सामने जाएगा तो प्लस 256। अब दोनों जगह पे आप स्क्वायर रूट ले लोगे क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, हमें के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा के, राइट हैंड साइड हमें दो आंसर मिलेंगे प्लस और -16, क्योंकि जैसे ही आप अंडर रूट से बाहर निकालते हो आपके पास दो वैल्यू मिलती है, एक -16 एक +16। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू +16, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। ठीक है, सेम टू सेम हमें सेकंड में भी करना है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कैपिटल D इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की यही हमारी कंडीशन है। फिर से कैपिटल D का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारा a का होगा आंसर 1, b का आंसर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे -k लिखा हुआ है। तो b इज इक्वल टू -k एंड c इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म में भी यहाँ पे k लिखा हुआ है तो हम कॉन्स्टेंट में भी यहाँ पे लिख देंगे c इज इक्वल टू k। ओके, नाउ यही फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं b² मतलब -k का स्क्वायर -4 × 1 -4 × 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा के² -4k इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको k कॉमन दिखाई दे रहा है तो k कॉमन, k -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, पहला आंसर होगा k का 0, फर्स्ट आंसर होगा k इक्वल टू 0, और सेकेंड आंसर होगा k -4 इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई k इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें दो आंसर मिल रहे हैं, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 4, लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हम k इक्वल टू 4 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 एक न्यूट्रल वैल्यू है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो एक आंसर आ रहा है +16 और ये दूसरे इक्वेशन का आंसर आ रहा है k इक्वल टू 4। और इस पूरे सॉल्यूशन को आप, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि फिगर स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे O, सर्कल के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे P, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट होगा ये PA एंड सेकंड टेंजेंट होगा हमारा ये PB, ये दो टेंजेंट। तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center। मतलब एक एंगल तो पता चल गया, ये दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन लिखिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट सर्कल को जहां पे भी टच करता है ये होगा हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही ये जो बी पॉइंट है ये भी हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सर्कल को जहां पे भी टच करता है वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, ओ और बी को भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का समेशन होगा 180, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि यहाँ पे पी ए and PB are tangents। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। O is center
ओ हमारा यहाँ पे सेंटर होगा, ये हमने गिवन में लिख लिया। गिवन में इतनी चीजें हैं। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी प्लस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए पी बी, इन दोनों का समेशन का आंसर होगा 180। ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। चलो, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। अब इसके रीजन क्या होगा? हमने चैप्टर 10 सर्कल में एक चीज पढ़ी हुई है कि सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये रीजन होता है हमारा फर्स्ट थियरम, थियरम 10.1। ठीक है, यहाँ पे आपको थियरम 10.1 का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे थियरम 10.1 ब्रैकेट में लिख रहे हैं, रीजन ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। मतलब एंगल, हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री हमें मिल चुके हैं। अब अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये पूरा फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पे चार रैंडम साइड वाला फिगर है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है सभी एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम सभी एंगल को लिखेंगे। सबसे पहले एंगल ए को लिख रहा हूँ मैं फुल फॉर्म में, एंगल ओ ए पी प्लस, देन मैं पी एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल ए पी बी प्लस, फिर मैं बी एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बी एंगल, ये हो जाएगा ओ बी पी। देन एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ओ के पास, एंगल ए ओ बी, ये टोटल एंगल हो जाएगा 360। ये 90 हमें मिल चुका है। एपीबी हमें पता नहीं है। ओबीपीबी हमें 90 डिग्री ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ये 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, सामने जाएगा तो 360 में से माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो, और जो बाहर टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल 180 होगा। ऐसा हमें प्रूव करना था। ओके, सिंपल है ये, दो दो मार्क के लिए क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को आगे लेके फिर से पूरा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन। तो एक कोन में यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा होगा कोन। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब इसके नीचे जो है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस का आंसर 1 सेंटीमीटर है और हाइट का आंसर रेडियस को इक्वल है, मतलब हाइट का आंसर भी अपने आप 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, फाइनल आंसर में पाई दिखाई देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये सॉलिड। ये सॉलिड दो शेप से बना हुआ है, एक तो कोन और दूसरा शेप है यहाँ पे हेमिस्फीयर। दोनों की डिटेल्स हम लिख देंगे यहाँ पे। कोन की रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और कोन की जो हाइट है वो रेडियस को इक्वल है, मतलब ये हाइट का आंसर भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का सिर्फ रेडियस ही होता है डेटा, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो दोनों के डेटा गिवन है। सिंपली हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, मतलब कोन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर, ये दो चीजों को ऐड कर देना है तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा सॉलिड का, राइट। चलो, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3। अगर आपको ये चैप्टर 13 में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज पता नहीं है तो ये आप यहाँ तक लिख के फिर बैठ जाओगे, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन कंटिन्यू करना है तो। 1/3 πr² वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 πr³ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, और एक r² भी हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर बच रहा है h प्लस एक 2 बच रहा है और एक r बच रहा है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/3। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई रहना चाहिए, ठीक है। 1/3 पाई r² मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1², देन h प्लस 2r, h की वैल्यू भी 1 है, h प्लस 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ये 3 3 कट, फाइनल आंसर आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना है, ठीक है। तो इस पूरे सॉलिड का आंसर आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इस पूरे सॉलिड का आंसर आ रहा है कोन प्लस हेमिस्फीयर वॉल्यूम का आंसर आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, given below is the distribution of weekly pocket money received by the student of class. Calculate the pocket money that is received by most of the student। तो यहाँ पे बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को तकलीफ हो सकती है कि ये पूछा क्या है क्वेश्चन में। पहले तो ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास 3 वैल्यू होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। देखो, मीन का भी एक दूसरा नाम होता है कि एवरेज बोलेंगे आपको, कि एवरेज फाइंड करके बताओ। मीडियन के लिए दूसरा वर्ड यूज करेंगे कि मिड वैल्यू फाइंड करके बताओ। और मोड के लिए दूसरा मीनिंग होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे जो भी डेटा लिखा होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब ज्यादातर लोगों को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है। तो ये क्वेश्चन मोड का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, ऐसे अलग दूसरे नाम से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं जो गिवन है हमें। पॉकेट मनी इन रुपीस 0 to 20 और 20 to 40, हाईएस्ट 140 तक हमें लेके जाना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ 60 to 80, to 100, 100 to 120, 120 to 140, ओके। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, डेटा गिवन है 2 2 3 12 18 5 एंड 2, ओके। तो मोड फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप 1 ये होगा कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे आपको बॉक्स बना देना है। जैसे कि ये सारे फ्रीक्वेंसी के डेटा है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18। तो हम यहाँ पे 18 वाले बॉक्स को यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देंगे कि ये हमारा मॉडल क्लास होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। और ये जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा हमारा मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडल क्लास इज इक्वल टू 80 to 100, ओके। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नाम दिया हुआ है, वो होगा हमारा F1 विच इज 18, F0 हो जाएगा हमारा 12, F0 हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे F1, F0, 1 के ऊपर 0, 1 के बाद ये होगा F2, F2 हो जाएगा 5, F1, F0, F2। ये सारी वैल्यूज मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। Z, मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ये मोड का फॉर्मूला है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे टेबल में से निकालनी है। तो F1, F0 और F2 हमने निकाल दी। अब L का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 हमारा लोअर लिमिट। और H का मतलब होता है क्लास साइज, मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल में कितना कितना गैप है, 0 to 20, 20 to 40, मतलब यहाँ पे 20 का गैप है। तो H हो जाएगा 20। तो सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। Z इज इक्वल टू, L का आंसर है 80 प्लस F1 माइनस F0, 18 माइनस 12, 2 into 18 माइनस 12 माइनस 5 इंटू H, H हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसके आगे आपको सिंपली कैलकुलेशन ही करना है। ये 6 डिवाइड में हो जाएगा 36 माइनस 12, तो 36 माइनस 17 आप कर लो। ठीक है, 36 माइनस 12 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 4, 24, 24 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 19। ओके, 19 और इनटू 20, तो 80 प्लस 120 अपॉन 19। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, चलो कर देते हैं यहाँ पे रफ में, 19, 120 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 सिक्स जा हम ट्राई कर लेते हैं, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 प्लस 5 11। ठीक है, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा 19 6 जा 114, 6 बचेगा, पॉइंट डालेंगे 0। 19 3 जा 57, अगेन 3 बचेगा 30, देन 19 1 जा 19, तो 80 प्लस 6.31, सो Z इज इक्वल टू 86.31। अब आपको यहाँ पे यूनिट में लिखना है, इन रुपीस में दिया हुआ है, तो 86.31 रुपीस। ओके, जब भी आपका जो भी आंसर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 86.31 आंसर आ रहा है मोड का, तो आपको अपना बॉक्स देखना है, 80 to 100 में से ही ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अपनी मिस्टेक जब आप सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चन तभी पता चल जाएगी। अगर Z का आंसर कुछ और आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 78 समथिंग कुछ आ रहा है, या तो 100 101 समथिंग आ रहा है, ये दोनों वैल्यू 80 to 100 के बाहर है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 86.31 आ रहा है, विच इज बिटवीन 80 to 100। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मोड वाला क्वेश्चन, 86.31 रुपीस। तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसको फिनिश कर लेंगे और यहाँ पे हम हमारा वीडियो स्टॉप कर देंगे। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगा सेक्शन ए का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। ओके, सबसे पहले जब भी ये एज वाला क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लेना है। तो हम लिखेंगे कि लेट प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज इक्वल टू x years। अब जो स्टार्टिंग में पहली लाइन बोली है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। रितु वर यंगर बाय 5 years, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रितु वर यंगर बाय 5 years। यंगर मतलब 5 years पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी एज होगी वो एज x माइनस 5 years होगी। यंगर मतलब x माइनस 5 years। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इफ रितु वर ओल्डर बाय 5 years, देन हम लिखेंगे x प्लस 5 years। ओके, तो एज हो जाएगी x माइनस 5 years। ओके, फिर आगे स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। देन के बाद जो लिखा है उसको आपको पहले पहले लिखना है। देन के बाद जो भी लिखा होगा उसको आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे देन के बाद लिखा हुआ है 5 times हर प्रेजेंट एज। तो ये जो x माइनस 5 है, x माइनस 5 का स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे बोला है स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब जो 5 साल पहले जो एज थी उसका आप स्क्वायर करोगे, तो इसका जो भी आंसर होने वाला है दैट आंसर इज 11 मोर देन
5 टाइम्स सर प्रेजेंट एज, तो मैंने क्या बोला आपको, देन के बाद जो लिखा होगा वो आपको पहले लिखना है। 5 टाइम्स सर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमने क्या माना हुआ है, एक्स ईयर्स, तो ये हो जाएगा 5x। 11 मोर देन लिखा हुआ है, 11 मोर देन मतलब +11, मोर देन का मतलब क्या होगा, +11, ठीक है। अगर लेस देन 11 लिखा होता तो हम लिख देते -11। तो ये सारे वर्ड आपको, ये स्टेटमेंट में से आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये स्टेटमेंट में से ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। चलो इसके बाद सिंप्लीफाई करना है सिर्फ x-5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² -10x, सिंपली a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, a² -2ab प्लस b², ठीक है, +25 इज इक्वल टू 5x प्लस 11। सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, x² -10x -5x प्लस 25 +11 उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो x² माइनस ये हो जाएगा 15x, ये 25 -11 ये हो जाएगा आपका +14 इक्वल टू 0। ओके, बस अब इसको सॉल्व करना है और आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, 14 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं, जिसका आंसर 15x आंसर आना चाहिए माइनस में, तो ये सिंपल है, -14x -1x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x अगर आप कॉमन निकालो तो x -14, देन x माइनस यहाँ पे 14 इक्वल टू 0। दो आंसर आ रहे हैं, x-1 एंड x-14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 14। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, एज 1 ईयर पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर 5 साल पहले की बात पॉसिबल ही नहीं होगी। 5 इयर्स पहले x-5, तो माइनस में एज नहीं पॉसिबल है, तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू 14 ईयर्स, मतलब ऋतु की प्रेजेंट एज हम लिख देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज 14 ईयर्स। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में से आपको अगर स्टेटमेंट बनाना आ गया फिर तो आप फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा नंबर अगर आपको मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कैपिटल D b² -4ac, ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको ये फैक्टर्स पता नहीं चल रहे हैं, फैक्टर्स कैसे निकालना है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² -6px देन प्लस p² -q² इक्वल टू 0। ये हमारा और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 9x² -6px प्लस p² -q², इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, और कैपिटल D से भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट में हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अब इस वाले में हम कैपिटल D वाला यूज करके बता देते हैं। चलो, वैसे एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल a इक्वल टू 9, क्योंकि कैपिटल D के फॉर्मूला में ABC वैल्यू पुट करनी होती है। a इक्वल टू 9, b हो जाएगा हमारा -6p, ध्यान रखना है b की वैल्यू साइन के साथ लिखनी है हर बार आपको, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू आपको साइन के साथ लिखना है, एंड सी का आंसर होगा p² -q²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल D फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल D इज इक्वल टू व्हाट, b² -4ac, तो ये हो जाएगा -6p का स्क्वायर -4, a का आंसर होगा 9, c का आंसर होगा p² -q², ये हो जाएगा 36p², ये हो जाएगा यहाँ पे 36p² -q², 36p² -36 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -36p² -36 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36q² हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे ये p² कट हो रहा है, तो कैपिटल D का आंसर आ रहा है 36q²। यहाँ पे 36 की साइन पॉजिटिव है,
और क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 आने वाला है। तो ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, जब भी कैपिटल डी का आंसर ग्रेटर देन 0 होता है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमें मिलेगी। तो फर्स्ट आंसर होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और सेकेंड आंसर होगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, अब b का आंसर पहले से -6p है, तो और एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +6p अंडर रूट में 36q² अपॉन 2 इंटू a का आंसर 9। सिमिलरली यहाँ पे 6p माइनस अंडर रूट 36q² एंड 2 इंटू 9। सिंपली यहाँ पे आपको अभी सॉल्व करना है इसको, ये हो जाएगा 6q डिवाइडेड बाय 18। सेम यहाँ पे 6p माइनस 6q डिवाइडेड बाय 18, तो ऊपर 6 कॉमन आएगा, p प्लस क्यू अपॉन 18। यहाँ पे भी 6 कॉमन आएगा, p माइनस क्यू अपॉन 18। तो x के दो आंसर पॉसिबल है, यहाँ पे 6 3 जा, तो p प्लस क्यू बाई 3, और x का दूसरा आंसर पॉसिबल है p माइनस क्यू अपॉन 3। तो ये दो आंसर पॉसिबल है x के। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए यहाँ पे पूरा फिनिश हो रहा है। टोटल 6 क्वेश्चन थे, हमने और वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये पार्ट 1 रहेगा हमारा इस वीडियो का। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सेक्शन बी, और थर्ड पार्ट होगा हमारा सेक्शन सी के लिए, जिसमें 2 केस स्टडी होगी और 2 हमारे 4 मार्क के क्वेश्चन। ओके, तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। पीडीएफ आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरे सॉल्यूशन के साथ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।